Assalamu alaikum. I am Adnan Shiv, faculty member at ComSci Institute of Information Technology, and today is our lecture number 31 regarding the course Cost Accounting MGT 231. So, in the last lecture in the last two lectures we are studying the capital budgeting and cost analysis. आज उसी को हम further आगे लेके जा रहे हैं और आज इंशाल्लाह इस चैप्टर को हम एंड करेंगे, that is capital budgeting and cost analysis. What we have studied in the previous lectures and previous in two lectures, इसके बारे में हमने क्या क्या पढ़ा है, that we are going to see. उसमें हमने सबसे पहले देखा था कि हमारे पास कैपिटल बजटिंग रिक्वायर्ड क्यों होती है. तो कैपिटल बजटिंग किस लिए रिक्वायर्ड होती है? वी हैव स्टडीड कि हाँ जी, फॉर द एवेल्युएशन ऑफ अ प्रोजेक्ट्स को हमने एवेल्युएट करना है, हमने उसके लिए हमें क्या चाहिए? कैपिटल बजटिंग चाहिए. जब हमें कैपिटल बजटिंग उसके लिए रिक्वायर्ड है, दैट मीन्स कि हमने उसको फर्दर आगे लेके जाना है. फिर व्हेन वी हैव टू डू एवेल्युएशन वी रिक्वायर अ सर्टेन, यू कैन से we require a certain methods or certain techniques to which we can evaluate a project. हमने प्रोजेक्ट को evaluate करने के लिए कोई ना कोई tools चाहिए, कोई ना कोई टेक्निक्स चाहिए ताकि हम प्रोजेक्ट को इजीली और आसानी से evaluate कर सकें. उसको evaluate करने के बाद हमने कहा था कि हमें प्रोजेक्ट की भी कुछ बेसिस चाहिए जिसके ऊपर हमने एवेल्युएट करना है कि प्रोजेक्ट के अंदर हमें क्या आउटकम देगा, क्या आउटकम कौन सी देगा, या हमें बेनिफिट क्या प्रोवाइड करा, या अगर कॉस्ट लगी तो लीस्ट कॉस्ट किस केस में लग सकती है. ये हमने उसके बाद स्टडी किया. हमने उसके बाद कहा कि वी रिक्वायर अ सर्टेन डिस्काउंट रेट आल्सो, हमें डिस्काउंट रेट भी चाहिए. और हमने कहा कि डिस्काउंट रेट कैसे होता है? दैट इज बीइंग नोन एज एन इंटरेस्ट रेट. वो क्या कहलाता है? इंटरेस्ट रेट कहलाता है, जिसके ऊपर हम कहते हैं कि हाँ जी अब हमने डिस्काउंटिंग करनी है, हमने इसके ऊपर डिस्काउंटिंग बेस करके हमने सारी चीजें आइडेंटिफाई करनी है. तो ये दोनों चीजें हमने आइडेंटिफाई की और उसके बाद हमने आइडेंटिफाई किया कि हमने किस तरह से परफॉर्म करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विद द कैपिटल बजटिंग. In the last lecture we have studied different methods, जिसमें से एक थी नेट प्रेजेंट वैल्यू. ये नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है कि हमने कि कितनी वैल्यू की क्या क्या चीजें वैल्यू है और ओवरऑल सम करना है इनफ्लोज और आउटफ्लोज को, यानी आउटफ्लोज माइनस हो रहे होंगे और इनफ्लोज एड अप हो रहे होंगे. तो जब आउटफ्लोज और इनफ्लोज दोनों चीजें सामने आ गई, दैट मीन्स कि हमने इन्हें लेके आगे फर्दर चलना है. ठीक है. उसके बाद हमने देखा था कि IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, वो कैसे निकलता है, किस बेसिस पे निकलता है, कैसे आइडेंटिफाई होता है, दैट वी हैव स्टडीड कि अपने IRR को कैसे आइडेंटिफाई करना है. IRR कौन सा था? आई रिपीटिंग, वो रेट ऑफ रिटर्न जिस पे आपका NPV 0 हो जाए उसे कहते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. क्या कहते हैं उसे? हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होना चाहिए, यानी ये दैट इज व्हाट वी नोन एज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. तो जो भी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होगा वो वहां पे इजीली आइडेंटिफाई होके सामने आएगा. फिर उसके बाद हमने देखा था कि अनसर्टेनिटी ऑफ कैश फ्लोज, कि कैश फ्लोज की अनसर्टेनिटी क्या होती है और किस तरह से वर्कआउट करती है, किन बेसिस पे हम अनसर्टेनिटी ऑफ कैश फ्लोज को कैलकुलेट करते हैं. और अनसर्टेनिटी ऑफ कैश फ्लो क्या होती है कि फॉर एग्जाम्पल मुझे सैल्वेज वैल्यू नहीं पता, मुझे इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं पता, तो मैंने वहां पे आगे देखना है कि मुझे इनिशियल इन्वेस्टमेंट कैसे फाइंड कर सकता हूं या सैल्वेज वैल्यू में कैसे और किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकता हूं. देन वी हैव स्टडीड कि हाँ जी प्रेफरेंस डिसीजंस क्या होते हैं और स्क्रीनिंग डिसीजंस क्या होते हैं. और साथ हमने ये भी देखा था कि प्राइमरी स्क्रीनिंग डिसीजंस कौन से होते हैं, और प्राइमरी जो होते हैं वो स्क्रीनिंग डिसीजंस होते हैं, और जो ओवरऑल प्रेफरेंस डिसीजन होते हैं दीज आर सेकेंडरी वन, कि वो क्या होते हैं? हमारे सेकेंडरी वन होते हैं और सेकेंडरी डिसीजंस हमारे सामने लेकर चल रहे होते हैं. सो दैट मीन्स कि हमने इसमें दोनों चीजें आइडेंटिफाई करनी होती हैं कि किस किस तरह से हमने किस लेवल पे लेके चीजों को आगे बढ़ना है. उधर पे हम लोगों ने फिर देखा था कि IRR का मतलब एक्चुअल में क्या होता है, किस जगह पे कंपैरिजन कैसे करना है IRR के बीच में. और साथ फिर हमने देखा था कि IRR से कंपैरिजन के बाद व्हाट वी हैव टू गो फर्दर, हमें किस तरफ कैसे निकलना है और किस तरफ से मूव करके आगे चलना है. तो दैट मीन्स वी हैव स्टडीड ईच एंड एवरी पॉइंट इन टाइम ऑफ दैट कैपिटल बजटिंग. तो आज हम उसी से आगे चलेंगे. आज हम देखेंगे कौन कौन सी अप्रोचेस एग्जिस्ट करती हैं फॉर द मेजरमेंट, अदर अप्रोचेस, क्योंकि IRR और पेबैक पीरियड, IRR और NPV ही नहीं है सिर्फ कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स, बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो यूज की जाती हैं फॉर द कैपिटल बजटिंग मेजर्स, कैपिटल बजटिंग मेजर्स के लिए, और बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो आगे यूज की जाती हैं, आगे आइडेंटिफाई की जाती हैं. सो उन्हीं को हम लोग आगे लेके चलेंगे और उसको हम देखेंगे कि ये क्या टेक्निक्स कैसे कैलकुलेट होती हैं और किन बेसिस पे कैलकुलेट होती हैं. दैट वी आर गोइंग टू सी कि हम उन्हें कैसे और किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं. सो स्टार्टिंग विद द टॉपिक, बट फर्स्ट स्टार्ट विद द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. हम स्टार्ट कहां से करेंगे? लर्निंग ऑब्जेक्टिव से करेंगे. Now, learning objectives. Evaluate the acceptability of an investment project using the net present value. Already हम कर चुके हैं. Evaluate the acceptability of investment project using IRR.
ये भी हम कर चुके हैं ना। evaluate an investment project that have uncertain cash flows, हमने ये भी certain cash flows भी फाइंड कर ली थी। rank the projects in order of preference, preference के हिसाब से हमने रैंक करके प्रोजेक्ट्स को भी देखा था। determine the payback period for an investment, यानी अब हमने देखना किया कि payback period क्या चीज होती है और हमने उसे किस तरह से कैलकुलेट करना है। that from here we are going to start कि payback period होता क्या है। जैसे नाम से पता लग रहा है कि payback period is something in which we are going to talk about a period, we have to find a period। तो जब हमने पीरियड फाइंड करना है तो दैट मींस इट्स अ पेबैक पीरियड। कंप्यूट द सिंपल रेट ऑफ रिटर्न फॉर एन इन्वेस्टमेंट, कि सिंपल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होती है, कि एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेट ऑफ रिटर्न क्या हो सकती है एक इन्वेस्टमेंट की। दैट वी आर गोइंग टू सी कि सिंपल रेट ऑफ रिटर्न क्या है। दैट इज समथिंग सेम एज द अक्रूअल अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, जो हमने अभी स्टार्ट ऑफ द लेक्चर में पढ़ा हुआ है। स्टार्टिंग यानी दैट इज द प्रीवियस लेक्चर्स। अंडरस्टैंड प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट एंड द यूज ऑफ प्रेजेंट वैल्यू टेबल, ये हमने देखना है कि प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट क्या है और यूज ऑफ प्रेजेंट वैल्यू टेबल हमने कैसे करना है और उस तरह हमें किस तरह फाइंड कर सकते हैं। और प्रेजेंट वैल्यू का एक्चुअल मीनिंग क्या है, किस बेसिस पे प्रेजेंट वैल्यू सामने आती है, कैसे प्रेजेंट वैल्यू सामने आके क्लियर होके हमें सामने नजर आती है। इंक्लूड्स इनकम टैक्सेस इन अ कैपिटल बजटिंग एनालिसिस, कि हम लोगों ने साथ ही ये देखना है कि अगर टैक्स का फैक्टर कैपिटल बजटिंग के अंदर आ जाता है तो तब हमारे पास यहाँ पे क्या चीजें सामने नजर आएंगी। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन अ कैपिटल बजटिंग एनालिसिस। कैपिटल बजटिंग एनालिसिस में क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं और किन किन बेसिस पे वो फैक्टर्स असाइन किए जाते हैं या फैक्टर्स जो हैं वो लेके आते हैं। इन अदर वर्ड्स इनकम टैक्स इज वन ऑफ द फैक्टर और हमने देखना है कि इसका इफेक्ट कैपिटल बजटिंग में क्या आता है, किस तरह से हमारा ये इंपैक्ट करता है। सो स्टार्टिंग विद द टॉपिक other approaches to capital budgeting decision, other methods for making capital budgeting decisions are the payback period method। कौन सा है? पेबैक पीरियड मेथड एंड सिंपल रेट ऑफ रिटर्न। कौन कौन से हैं? पेबैक पीरियड एंड सिंपल रेट ऑफ रिटर्न। पेबैक पीरियड का मतलब यह है कि वी हैव टू फाइंड ऑन हाउ मेनी ईयर्स योर इन्वेस्टमेंट विल बी रिकवर्ड, योर इन्वेस्टमेंट विल बी रिकवर्ड। एंड सिंपल रेट ऑफ रिटर्न मींस कि हमने अपना एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। क्या निकालना है? हमने एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकालना है इसमें। तो यानी हमने इन दोनों चीजों को आइडेंटिफाई करना है कि हमने यहां पे हाउ मेनी ईयर्स योर इन्वेस्टमेंट विल बी रिकवर्ड, दैट इज पेबैक पीरियड। एंड सिंपल रेट ऑफ रिटर्न क्या है कि एवरेज रेट ऑफ रिटर्न क्या हो सकता है, यानी एवरेज रेट ऑफ रिटर्न में क्या चीजें सामने आ रही हैं। द पेबैक पीरियड इज द लेंथ ऑफ टाइम इट टेक फॉर अ प्रोजेक्ट टू रिकवर इट्स इनिशियल कॉस्ट। अब क्या कह रहे हैं यहां पे? It takes to recover its initial cost out of cash receipts that it generates. Out of cash receipts that it generates. When the net annual cash inflows is the same each year, this formula can be used to compute payback period. यानी ये फार्मूला जो है वो payback period के साथ कंप्यूट किया जाता है और किस तरह से कंप्यूट किया जाता है, ठीक है ना। When the net cash inflow is the same each year, यानी कि हर दफा क्या होगा? each year अगर सेम आएगा, यानी year of cash flow year क्या है? वो सेम है, तो तब तो ये लग जाएगा इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड दैट द नेट एनुअल कैश फ्लोस, कैश इनफ्लोस, तो वो हमारे पास यही फार्मूला लगेगा, दैट इज पेबैक पीरियड। कि जब भी हमारे पास सेम आएगा कैश फ्लो तो वी कैन कैलकुलेट अ पेबैक पीरियड इन दिस फॉर्म। बट याद रखिएगा साथ ही, वेन एवर वी टॉक अबाउट अ पेबैक पीरियड इन सेम मैनर, ये भी पेबैक पीरियड का आंसर हमेशा ईयर्स फॉर्म में आता है। किस फॉर्म में आता है? ईयर्स फॉर्म में आता है कि कितने ईयर्स हो चुके हैं, कितने ईयर्स हो गए हैं और कितने ईयर्स बाकी हैं। तो यानी इन अदर वर्ड्स वी हैव टू सी ईच एंड एवरीथिंग कि इसमें पेबैक पीरियड कैसे कैलकुलेट हो रहा है। सो दैट मींस पेबैक पीरियड इज द लेंथ ऑफ टाइम इट टेक्स फॉर अ प्रोजेक्ट। कि लेंथ ऑफ टाइम क्या है? इट टेक्स फॉर अ प्रोजेक्ट टू रिकवर इट्स इनिशियल कॉस्ट, कि रिकवर हो सकती है इनिशियल, कितने अरसे में हमारी इनिशियल कॉस्ट रिकवर हो रही है, ठीक है। एंड देन its initial cost out of cash receipts that it generates, यानी इनिशियल कॉस्ट किसके थ्रू पे हो रही है? थ्रू इट्स इनिशियल कॉस्ट, कि जितनी उसकी इनिशियल कॉस्ट है उसी के थ्रू आपने क्या किया है? उसकी रिसीट्स को पे आउट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? उसकी रिसीट्स को पे आउट कर रहे हैं और उसे इसी तरह से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। पेबैक मेथड, द मैनेजमेंट एट अ डेली ग्राइंड वांट्स टू इंस्टॉल अ एक्सप्रेसो बार, क्या कर रहा है वो? एंड इट्स रेस्टोरेंट, यानी वांट्स टू इंस्टॉल एक्सप्रेसो बार इन अ restaurant. The espresso bar costs 140,000, has 10 years your life, will generate net annual cash inflow of 35,000. कितना कर रहा है? Net cash annual cash inflow, that is $35,000. Management requires a payback period of 5 years or less on all investment. यानी कितना acceptability period है? यानी hurdle payback period है ये, that is also being known as hurdle payback period. क्या कहते हैं इसे? hurdle payback
पीरियड की हर्डल पे बैक पीरियड हमारे पास इतना है कि यानी इससे ज्यादा हुआ तो नहीं एक्सेप्ट होगा, इससे कम होगा तो हम एक्सेप्ट करेंगे। यानी इससे कम हुआ पीरियड तो दैट मींस इट इज बीइंग एक्सेप्टेबल, और अगर इससे ज्यादा हुआ तो दैट इज नॉट बीइंग एक्सेप्टेबल, वो एक्सेप्टेबिलिटी में नहीं आएगा, वहां पे एक्सेप्टेबिलिटी नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो दैट मींस कॉस्ट कितनी है 140,000 और कैश इनफ्लो कितना है दैट इज 35,000। मैनेजमेंट रिक्वायर्स अ पे बैक पीरियड ऑफ 5 years ऑन और लेस ऑन ऑल इन्वेस्टमेंट, यानी 5 years से लेस हो तब तो ठीक है, या 5 years हो तब है। व्हाट इज अ पे बैक पीरियड ऑफ एक्सप्रेसो बार, क्या फॉर्मूला था, इन्वेस्टमेंट रिक्वायर 140,000 डिवाइड बाय 35,000, तो वट एवर वुड बी द आंसर दैट इज नोन एज आर पे बैक पीरियड, उसे क्या कहेंगे हम, दैट इज नोन एज आर पे बैक पीरियड। ये हमारा क्या चीज है, पे बैक पीरियड है, जिसके ऊपर हम एनालाइज करेंगे। तो 140,000 डिवाइड बाय 35,000 पे बैक पीरियड। अब देखें इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, वही वाला फार्मूला है, डिवाइड बाय नेट कैश इनफ्लोस, यानी नेट कैश इनफ्लोस की बात कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड भी और नेट कैश इनफ्लोस भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो यहां पे क्या आ रहा है, 140,000 है और 35,000 से डिवाइड हुआ तो दैट इज 4 years, 4 years इज आर नेट कैश फ्लो, यानी हमारी 140,000 जो है वो 4 years में रिकवर होगी इन टर्म्स ऑफ कैश जनरेटेड, यानी जितना कैश जनरेट हुआ उससे जो हमें होगा उससे हमारे पास 4 years में ये हमारे पास अमाउंट रिकवर हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू कंपनीज क्राइटेरियन मैनेजमेंट वुड इन्वेस्ट इन द एक्सप्रेसो बार बिकॉज इट्स पे बैक पीरियड इज लेस देन 5 year। 5 year था ना हर्डल पे बैक पीरियड, आंसर आया 4 years, सो दैट मींस कि मैनेजमेंट शुड एक्सेप्ट दिस प्रोजेक्ट बिकॉज इट्स लेस देन 5 year। ये 5 year से क्या है, ये लेस है, यानी लेस है ये हमारे पास 5 year से, तो दैट्स व्हाई द मैनेजमेंट शुड इन्वेस्ट इन दिस, यानी कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए मैनेजमेंट को, तो दैट बिकॉज इट्स अ लेस देन 5 years। कंसिडर द फॉलोइंग टू इन्वेस्टमेंट, दो इन्वेस्टमेंट हम देख रहे हैं। अब कौन सा ज्ञान देखें, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 100,000, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 100,000, ईयर 1 कैश इनफ्लो इतनी है, ईयर 2 कैश फ्लो इतनी है, ईयर 3 इतनी है, और यहां पे हम देखते हैं तो 60,000 है, यहाँ 35,000 एंड 25,000। विच प्रोजेक्ट हैज शॉर्टेस्ट पे बैक पीरियड, किस प्रोजेक्ट का शॉर्टेस्ट पे बैक पीरियड है, किन बेसिस पे हम निकालेंगे, तो जाहिर बात है हमने देखना है कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द होल केसेस के हमने किस में आ रहा है। तो ऑब्वियसली अगर मैं यहां पे देखूं तो शॉर्टेस्ट पे बैक पीरियड, तो इन दोनों को ऐड करूं कितना बन रहा है 1 लाख, इसका मतलब है दूसरे साल इनकी कॉस्ट पूरी हो रही है, लेकिन इन दोनों को प्लस करूं तो कितना बन रहा है, दैट इज 95,000, कितना बन रहा है 95, तो इसका मतलब है इन्हें 2 साल से ऊपर लगेंगे, क्या लगेंगे, इन्हें 2 साल से ऊपर लगेंगे। तो जब इन्हें 2 साल से ऊपर लगेंगे तो दैट मीन्स के प्रोजेक्ट वाई का जो है हायर है पे बैक पीरियड, इसका लोअर है पे बैक पीरियड, तो दैट वुड आई वुड डेफिनेटली से दैट इट्स बीइंग अ प्रोजेक्ट ए, किसका ये प्रोजेक्ट ए का है, सो दैट्स व्हाई इट बीइंग नोन एज प्रोजेक्ट ए, यानी प्रोजेक्ट ए का जो पे बैक पीरियड है दैट इज द राइट वन। प्रोजेक्ट ए हैज अ पीरियड ऑफ 2 years, कितना है उसके पास 2 years का पीरियड है, एंड द प्रोजेक्ट वाई हैज अ पे बैक पीरियड ऑफ स्लाइटली मोर देन 2 years, यानी वो हल्का सा मोर देन 2 years पे लाई कर रहा है, किस पे लाई कर रहा है, मोर देन 2 years पे लाई कर रहा है। विच प्रोजेक्ट डू यू थिंक इज बेटर, तो कौन सा प्रोजेक्ट आपको बेटर लगेगा, तो जाहिर बात है 2 years में जिसका कंप्लीट हो रहा है दैट इज बेटर बिकॉज इट्स द लोअर देन प्रोजेक्ट वाई, कि प्रोजेक्ट वाई से क्या है, ये लोअर है। नाउ इवैल्यूएशन ऑफ द पेबैक मेथड, पेबैक मेथड की इवैल्यूएशन करनी है, किस बेस पे करना है, शॉर्ट कमिंग्स ऑफ पेबैक पीरियड कौन कौन सी है, इग्नोर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड इग्नोर्स कैश फ्लो आफ्टर पेबैक पीरियड, एक तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इनकॉर्पोरेट नहीं करता, और दूसरी इग्नोर्स कैश फ्लो आफ्टर द पे बैक पीरियड, के जो आफ्टर द पे बैक पीरियड हमें कैश फ्लोज मिल रहे हैं उनको क्या कर देता है, ये इग्नोर कर देता है, उनको किसी भी काम में नहीं लाता, यानी इग्नोर कर देता है कैश फ्लो आफ्टर द पे बैक पीरियड। ये पे बैक पीरियड के बाद हमारे कैश फ्लो को क्या करता है, वो इग्नोर कर देता है, तो दैट मींस इग्नोर कैश फ्लो आफ्टर द पे बैक पीरियड, के पे बैक पीरियड के बाद उसे इग्नोर कर देता है। एंड इग्नोर्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी आल्सो, कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी इग्नोर कर देता है, हालांकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, देखें अगर मैंने कहा कि 5 साल बाद जो कॉस्ट पड़ी, अगर मैं जो प्रॉफिट हो रहा है क्या उसकी वैल्यू भी आज यही होगी, नहीं, द वैल्यू इज डिफरेंट, तो डेफिनेटली उस डिफरेंस ऑफ वैल्यू को भी अकाउंट फॉर करना चाहिए इन द पे बैक पीरियड, लेकिन पे बैक अकाउंट फॉर नहीं करता, तो जब उसे वो अकाउंट फॉर नहीं करता दैट मीन्स के यहां पे हम कहेंगे कि दैट इग्नोर्स द ओवरऑल टाइम वैल्यू ऑफ मनी। और साथ ही एक और चीज भी इग्नोर करता है, वो क्या चीज है, वो आपके फ्यूचर एक कैश फ्लो, हमने कहा भी पे बैक पीरियड 2 ईयर से पूरा हो गया,
What about the third year cash flow? What about the fourth year cash flow? What about the fifth year cash flow? What about the any other following cash flow? उनका क्या, उनको तो अकाउंट फॉर नहीं करता. सो दैट मीन्स के वो यहाँ पे क्या कर रहा है, दैट इज इग्नोरिंग. क्या कर रहा है वो यहाँ पे, इग्नोरिंग कर रहा है, यानी कि वो फ्यूचर कैश फ्लोज को इग्नोर करता जा रहा है, यानी फ्यूचर कैश फ्लोज को अकाउंट फॉर नहीं कर रहा. एवेल्युएशन ऑफ प्रोजेक्ट मेथड, यानी कि प्रोजेक्ट मेथड्स की एवेल्युएशन कैसे हो सकती है. अब गौर से देखिएगा, पेबैक मेथड जो है वो कौन कौन से आ गए हैं. पेबैक मेथड की वैल्यूएशंस करनी है हमने. स्ट्रेंथ ऑफ द पेबैक पीरियड मेथड. अब क्या आ गया, स्ट्रेंथ ऑफ पेबैक पीरियड क्या है, सर्व एज अ स्क्रीनिंग टूल. स्टार्ट की स्क्रीनिंग बड़ी आसानी से जल्दी कर लेते हैं कि फौरन से इसकी स्क्रीनिंग होती है कि हाँ जी कितने साल में पेबैक पीरियड आ रहा है. तो एक आपको ग्लांस आ जाता है, एक ओवरव्यू सा आ जाता है कि हाँ जी ये किस तरह की हो गया, क्या ये पूरा होगा कि नहीं होगा, क्या इसे पूरा होगा, किस तरह होगा, कैसे होगा और किस तरह से इसे पूरा होना चाहिए. आइडेंटिफाइज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट्स आइडेंटिफाई करते हैं दैट रिकूप कैश इन्वेस्टमेंट क्विकली. यानी आइडेंटिफाई भी करते हैं इन्वेस्टमेंट दैट रिकूप कैश इन्वेस्टमेंट्स क्विकली, जो कैश इन्वेस्टमेंट्स को फौरन रिकूप करते हैं, फौरन से सामने लेके आते हैं, यानी इजीली उसे रिकूप करके सामने लेकर आ रहे होते हैं. दैट मींस वी आर आइडेंटिफाइंग द इन्वेस्टमेंट दैट रिकूप कैश इन्वेस्टमेंट्स, जो कैश इन्वेस्टमेंट्स को इजीली रिकूप करती हैं और क्विकली रिकूप करती हैं. आइडेंटिफाइज प्रोडक्ट्स दैट रिकूप इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्विकली, यानी कि उन प्रोडक्ट्स को भी आइडेंटिफाई करता है कि जो इन्वेस्टमेंट फौरन रिकवर कर ली जाती है. एक तो इन्वेस्टमेंट को भी करता है और साथ ही यहाँ पे प्रोडक्ट्स को भी आइडेंटिफाई कर होता है जिधर पे आपकी इन्वेस्टमेंट्स फौरन से रिकूप या वापस आ रही होती हैं या फौरन से आप उसे कवर अप कर रहे होते हैं या कवरिंग इजीली परफॉर्म कर रहे होते हैं. यानी मीन्स टू से कि किस तरह से आपकी इन्वेस्टमेंट्स फुली रिकवर होकर आपके पास आ रही हैं, यानी हाउ दे आर बीइंग रिकवर्ड, कि कैसे वो रिकवर होकर सामने आ रही हैं. सो दैट मीन्स कि वी आर गोइंग टू सी कि हम यहाँ पे किस तरह से इन्वेस्टमेंट्स रिकूप कर सकते हैं. Payback period of uneven cash flow. When the cash flow is associated with the investment period, change from year to year. क्या कर रहा है, from year to year. यानी cash flow associated with an investment project change from the year to year. कि यानी कि हर साल की इन्वेस्टमेंट या प्रोजेक्ट की जो कैश फ्लोज हैं, these are different, वो different है. The payback formula introduced earlier cannot be used. जो payback period formula जो यूज किया था, क्या था formula? Investment required डिवाइडेड बाय योर एनुअल कैश फ्लो. क्या था उसका, एनुअल नेट कैश फ्लो. लेकिन एनुअल नेट कैश फ्लो आया, लेकिन ये फार्मूला अब यूज नहीं होगा व्हेन एवर वी टॉक अबाउट अनइवन कैश फ्लो. किसकी बात करेंगे हम, जब भी हम अनइवन कैश फ्लो की बात करेंगे ये फार्मूला यूज नहीं हो सकता. इंस्टेड द अनरिकवर्ड इन्वेस्टमेंट मस्ट बी ट्रैक ईयर बाय ईयर. और हर साल पे हम लोग अनरिकवर्ड कैश को ट्रैक करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा हमें, हर साल अनरिकवर्ड इन्वेस्टमेंट को हमें ट्रैक करना पड़ेगा, यानी ईयर बाय ईयर ट्रैकिंग ऑफ अनरिकवर्ड इन्वेस्टमेंट हमें करनी पड़ेगी. यानी ईयर बाय ईयर हमें अनरिकवर्ड इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, यानी ट्रैकिंग करनी पड़ेगी ईयर बाय ईयर, कि हर ईयर पे हमने करनी पड़ेगी ट्रैकिंग. ठीक है. और साथ ही हम देख रहे हैं यहाँ पे देखें 1000, 0, 2000, 1000 एंड 500, यानी ये हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है और ये हमारे पास चीजें सामने नजर आ रही हैं. दैट इज 1000, 0, 2000, 1000 एंड 500. अब ये क्या है, ईयर वाइज है. क्या है ये, ईयर वाइज चल रहा है यहाँ पे कि किस ईयर में हमारे पास कवर अप. तो यहाँ हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास कवर अप हो रही है. यहाँ पे 2000 ऊपर चला गया, यहाँ 1000 ऊपर गया हुआ था, यहाँ पे 500 हमारे पास क्या हुआ है, ऊपर हो गया. यानी कि हमें ईच एंड एवरी पॉइंट पे हम इसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारी इन्वेस्टमेंट किस तरह और कैसे रिकवर हो सकती है और किस तरह से रिकवरी उसकी होनी चाहिए या किस तरह से वो रिकवर होनी चाहिए. दैट वी आर गोइंग टू सी कि किस तरह से रिकवर हो सकती है. पेबैक एंड अनइवन कैश फ्लो. क्या है, पेबैक पीरियड एंड अनइवन कैश फ्लोज हैं. फॉर एग्जांपल, इफ अ प्रोजेक्ट रिक्वायर्स एन इनिशियल कैश इन्वेस्टमेंट ऑफ 4000, कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर हो रही, 4000, एंड प्रोवाइड्स एन अनइवन नेट कैश फ्लो ऑफ 1 to 5 एज शोन. यानी ये हमारे पास अनइवन कैश फ्लोज फाइंड कर रहे हैं. द इन्वेस्टमेंट वुड बी फुली रिकवर्ड इन ईयर 4. द इन्वेस्टमेंट वुड बी फुली रिकवर्ड इन ईयर 4, यानी फुली रिकवर हो रही है इन ईयर 4. क्यों हो रही है, देखें 4000, 1000 प्लस 2000 कितने हुए, 3000, एंड लास्ट 1000 दैट बिकम्स 4000. तो दैट मींस वी कैन इजीली आइडेंटिफाई कि हाँ जी हमने किस तरह से इसे रिकवर करना है और किस तरह रिकवर करके अपने सामने लेकर आना है. देखिए ये सारे मेथड्स हैं पेबैक पीरियड के, लेकिन ये याद रखिएगा ये तो भी बड़ी सिंपल है, लेकिन कई दफा पॉइंट्स में या रुपीज में डिफरेंस आ रहे होते हैं. तो उन पेबैक पीरियड को हमें हमारे पास डिफरेंट मेथड है जिसके थ्रू हम लोग उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं, यानी उनके थ्रू हम लोग चीजें वैल्यूएट
करके सामने लेकर आते हैं। तो याद रखिएगा, दैट्स अ वेरी सिंपल मेथड कि आपको इजीली नजर आ रहा है बाय अपेरेंटली कि हाँ जी यहाँ पे कवर हो रहा है। बट इफ मैं कहता हूँ 1500 और 500 आगे, फिर आगे 1000 ऊपर, तो पता लगा जो थोड़ा 500 है वो 1000 में पड़ा हुआ है। तो दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज इन द पॉइंट्स, यानी 2.3 ईयर्स, 4.5 ईयर्स, समथिंग लाइक दिस। तो आपको इस तरह से इसकी वैल्यूज आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी पेबैक पीरियड की। व्हेन वी टॉक अबाउट अनइवन कैश फ्लो, किसकी बात करेंगे हम? जब भी हम अनइवन कैश फ्लो की बात करेंगे तो हमें ये चीज या ये फार्मूला हमें सामने रख के ही आगे देखना होगा कि इन फार्मूले में क्या चीजें हैं और किस तरह से ये वर्कआउट कर रहे हैं, यानी किस तरह से ये फार्मूला सामने आ रहा है या सामने नजर आएगा। सो दैट मीन्स वी आर गोइंग टू सी कि यहाँ पे हमारे पास क्या चीजें सामने नजर आ रही हैं। सिंपल रेट ऑफ रिटर्न, अब यहां पे हम लोग किसकी तरफ मूव करें? सिंपल रेट ऑफ रिटर्न। अच्छा, व्हेन वी टॉक अबाउट अ बिट पेबैक पीरियड, तो याद रखिएगा मैं इसकी भी छोटी सी एग्जांपल करता हूं। लेट्स हैव अ ब्लैंक स्क्रीन, हम लोग ब्लैंक स्क्रीन करते हैं इसकी ताकि हम लोगों को नजर आए। सो आई वुड गिव अ ब्लैंक स्क्रीन। अब यहां पे अगर मैं गौर से देखूं तो मैं कहता हूं पेबैक पीरियड की, तो अभी तो बहुत आसान था कि किस तरह करना है हमें पेबैक पीरियड को, लेकिन याद रखिएगा इसकी कुछ मेथड्स इसमें एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, इसका फार्मूले डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई वुड से कि यहां पे मेरे पास है ईयर्स, यहां है कैश इनफ्लोज आउटफ्लोज। क्या है यहाँ पे? कैश इनफ्लोज आउटफ्लोज यहां पे आ गया मेरे पास। तो जब कैश इनफ्लोज आउटफ्लोज आ रहे हैं तो दैट मींस कि यहां पे मैं कहूंगा कि अच्छा ठीक है, ओके, अब यहां पे मैं एक और हेडिंग बनाऊंगा जिसे हम कहते हैं कम्युलेटिव कैश फ्लो। क्या कहते हैं इसे हम? कम्युलेटिव कैश फ्लोज। मैं कहता हूं सपोज द ईयर 1 2 3 4 5, स्टार्ट की इन्वेस्टमेंट थी 500,000। कितनी थी हमारे पास? 500,000। पहली ईयर हमें मिला है 250,000, दूसरे ईयर मिला है हमें 200,000, और तीसरे ईयर मिला है हमें 150,000, और चौथे ईयर मिला है हमें 100,000। अब मैं अगर इसका पेबैक पीरियड निकालूं तो आप कहेंगे किधर पे लाया कर रहा है पेबैक? इसका निकालने के लिए देयर एग्जिस्ट अ फार्मूला। पहले हम निकालेंगे कम्युलेटिव। कम्युलेटिव के लिए हम क्या करेंगे? ये जो ओवरऑल हमारे पास टॉप वाली इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उनको माइनस रखेंगे, उसको नहीं बीच में लाएंगे, सिर्फ इनफ्लोस को लाएंगे। तो 250,000 प्लस 250,000 प्लस 200,000 कितना हो गया? 450,000। 450 प्लस 150 कितना हो गया? 550, 600,000 एंड देन 700,000। ये हमारे पास हमने क्या फाइंड कर ली? दैट इज आर ओवरऑल कम्युलेटिव कैश फ्लो। अब किसके बीच में लाई कर रहा है हमारे पास? दैट इज ऑन दिस पॉइंट। अब हमारा पेबैक पीरियड इसके बीच में लाया कर रहा है, 2 और 3 के बीच में लाया कर रहा है। और 2 और 3 के बीच में इसलिए लाया कर रहा है, हमें कैसे पता लगा 2 और 3 के बीच में? बिकॉज यहां देखें 450 था और डायरेक्ट कहां मूव कर गया? 600। तो दैट मींस 500 किसके? इनके बीच में लाया कर होगा ना। तो मुझे इन दोनों से पता लगा कि मेरा पेबैक पीरियड किसके बीच में लाया कर रहा है? 2 और 3 के बीच में लाया कर रहा है, यानी 2 और 3 के बीच में ये मेरा एग्जैक्टली लाया कर रहा है। तो जब ये लाया कर रहा है एग्जैक्टली 2 और 3 के बीच में, तो दैट मींस कि मैं यहां पे फार्मूला क्या बनाऊंगा? देखिएगा, तो पेबैक पीरियड यहां पे आया इक्वल्स लोअर ईयर कौन सा है? 2 है, तो मैं एज इट इज 2 लिख दूंगा, प्लस प्लस लगाया, ब्रैकेट ऑन की मैंने, और सबसे पहले क्या किया? इनिशियल इन्वेस्टमेंट ली। यानी कि हमारे पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस कम्युलेटिव लोअर ईयर कैश फ्लो, कम्युलेटिव लोअर ईयर कैश फ्लो, यानी ये लोअर ईयर कैश फ्लो पे जा रहे हैं हम, एंड डिवाइडेड बाय हायर ईयर कैश फ्लो। क्या करेंगे? हायर ईयर कैश फ्लो करेंगे। हायर ईयर कैश फ्लो जो भी हमारे पास आएगा वो यहां लिख देंगे। तो यहां पे मैं वैल्यूज पुट करता हूं, 2 प्लस इनिशियल इन्वेस्टमेंट 5 लाख माइनस कम्युलेटिव 450,000 थी, ये 450,000 डिवाइडेड बाय हायर ईयर कैश फ्लो कितनी है? दैट इज ऑफ 150,000। तो 150,000 इज देयर। तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास? 2 प्लस 50,000 डिवाइडेड बाय 150,000। यहां क्या आ गया हमारे पास? डिवाइडेड बाय 150,000। तो यहां पे 50,000, तो यहां पे आ गया 1/3 आ रहा है यहां पे। तो दैट मींस 2 ओवर 1/3 ईयर्स हमारा क्या है? पेबैक पीरियड। कितना है हमारा पेबैक पीरियड? 2.33 ईयर्स जो है हमारा क्या है? दैट इज आर पेबैक पीरियड की। ये हमारे पास पेबैक पीरियड है जो एग्जिस्ट करता है, जो हम लोग देखते हैं। सो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट कि हम लोग पेबैक पीरियड किस तरह करते हैं जब हमारे पास अनइवन कैश फ्लो क्या हो, हमारे पास अनइवन कैश फ्लो को। दैट वी आर गोइंग टू यूज दिस फार्मूला। हमने फिर ये वाला फार्मूला यूज करना है जो अभी ये यूज हुआ है।
सिंपल रेट ऑफ रिटर्न की अब तरफ आते हैं कि सिंपल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है और किस तरह से वर्कआउट करता है, क्या बेसिस है सिंपल रेट ऑफ रिटर्न की, किस तरह से ये वर्कआउट करता है और कैसे ये वर्कआउट होकर सामने आता है। सिंपल रेट ऑफ रिटर्न डज नॉट फोकस ऑन कैश फ्लो, ये किसका फोकस किस पे नहीं होता, कैश फ्लो पे नहीं होता, रादर इट फोकसेस ऑन अकाउंटिंग नेट ऑपरेटिंग इनकम। किसकी तरफ ज्यादा फोकस होता है, अकाउंटिंग नेट ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग इनकम, कि अकाउंटिंग कितनी नेट ऑपरेटिंग इनकम है, उसी की बेसिस पे यहाँ पे ये एनालाइज होता है। द फॉलोइंग फार्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट द सिंपल रेट ऑफ रिटर्न। सिंपल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, एनुअल इंक्रीमेंटल नेट ऑपरेटिंग इनकम डिवाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट, यानी एनुअल इंक्रीमेंटल नेट ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो दैट इज नोन एज सिंपल रेट ऑफ रिटर्न। इसे क्या कहते हैं हम, दैट इज नोन एज सिंपल रेट ऑफ रिटर्न की। ये हमारे पास आ रहा है कि एनुअल इंक्रीमेंटल नेट ऑपरेटिंग इनकम डिवाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट, किससे डिवाइड हो रहा है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट से। शुड बी रिड्यूस्ड बाय एनी सैल्वेज फ्रॉम द सेल ऑफ इक्विपमेंट, यानी कि क्या होगा, ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो किस तरह रिड्यूस हो सकती है कि अगर पुराना कोई एसेट था वो हमने सेल आउट कर दिया और वो जितनी अमाउंट का सेल हुआ उसे आप इनिशियल इक्विपमेंट में एडजस्ट करना, तो दैट कुड बी रिड्यूस्ड। तो सिंपल रेट ऑफ रिटर्न क्या है जी, दैट इज एनुअल इंक्रीमेंटल नेट ऑपरेटिंग इनकम। क्या है, एनुअल इंक्रीमेंटल नेट ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट, किससे डिवाइड हो रहा है, दैट इज विद इनिशियल इन्वेस्टमेंट। नाउ द सिंपल रेट ऑफ रिटर्न, द मैनेजमेंट ऑफ अ डेली ग्राइंड wants to install an espresso bar in its restaurant। क्या हुआ यहाँ पे, मैनेजमेंट ऑफ डेली ग्राइंड wants to install an espresso bar in a restaurant। The espresso bar cost 140,000, 10 years life, will generate the revenue of 100,000 and incremental expenses of 65,000 including depreciation। कि यानी टोटल इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कितना आ रहा है, दैट इज 100,000 और कॉस्ट कितनी आ रही, दैट इज 65,000, तो पीछे बचा क्या, दैट इज 35,000। ये हमारे पास नेट कैश फ्लो आ रहा है। व्हाट इज द सिंपल रेट ऑफ रिटर्न ऑन दिस इन्वेस्टमेंट, कि इस इन्वेस्टमेंट का सिंपल रेट ऑफ रिटर्न कितना होगा और कैसे होगा, हाउ यू आर गोइंग टू परफॉर्म दिस, कि क्या क्या चीजें हमें सिंपल रेट ऑफ रिटर्न की तरह ही चाहिए होंगी। नाउ द सिंपल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, 35,000 डिवाइड बाय 140, यहां पे क्या आ गया, नेट कैश फ्लोज डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट, क्या है, डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो नेट कैश फ्लो डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। 35,000 डिवाइडेड बाय 140,000, 35,000 डिवाइडेड बाय 140,000, तो दैट लीड्स टू 25%। क्या आ रहा है आंसर, 25%, मींस सिंपल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, दैट इज बीइंग 25%, कि सिंपल रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू 25%, के दैट इज व्हाट वी नोन एज सिंपल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये हमारे पास आ रहा है 35,000 डिवाइडेड बाय 140,000, कितना आ रहा है ये 140,000, तो ये हमारे पास आया दैट इज इक्वल्स टू 25%, ये हमारे पास आ रहा है दैट इज द 25%। क्रिटिसिज्म ऑन सिंपल रेट ऑफ रिटर्न, जारी बात है क्रिटिसिज्म्स हुए हैं सिंपल रेट ऑफ रिटर्न में। अब कैसे हुए, देखें शॉर्ट कमिंग्स ऑफ सिंपल रेट ऑफ रिटर्न क्या क्या है, लेट्स सी। इग्नोर्स अगेन टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये भी अकाउंट टाइम वैल्यू ऑफ मनी को सामने नहीं रखता, जैसे पे बैक पीरियड रखता है, तो इसमें भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी एग्जिस्ट नहीं करे। द सेम प्रोजेक्ट में अपीयर डिजायरेबल इन सम ईयर एंड अनडिजायरेबल इन अदर ईयर, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि ये प्रोजेक्ट कुछ ईयर में डिजायरेबल लगता है, कुछ ईयर में ये डिजायरेबल नहीं होता, यानी उन बाकी ईयर्स में ये डिजायरेबल नजर नहीं आ रहा होता। तो द सेम प्रोजेक्ट में अपीयर डिजायरेबल इन सम ईयर्स, यानी कि डिजायरेबल नजर आता है इन सम ईयर, एंड अनडिजायरेबल इन अदर ईयर्स, क्या आता है, ये अनडिजायरेबल नजर आता है इन अदर ईयर्स। दैट मींस कि ये एक ही प्रोजेक्ट जो है वो दो साइड्स दिखा रहा होता है मिरर की, और दो साइड्स पे ही हमें एनालाइज करा रहा होता है कि हमें किस तरफ और कैसे मूव कर रहे हैं। पोस्ट ऑडिट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, कि जब हमारे पास ऑडिट पोस्ट ऑडिट हो गया, यानी ऑडिट हो गया, तो उसके बाद क्या था, पोस्ट ऑडिट इज द आफ्टर इज अ फॉलो अप आफ्टर द प्रोजेक्ट हैज बीन कंप्लीटेड, यानी पोस्ट ऑडिट क्या है कि फॉलो अप है आफ्टर द प्रोजेक्ट हैज बीन कंप्लीटेड, कि जब हमारे पास प्रोजेक्ट क्या है, कंप्लीट हो चुका है, तो हमारे पास कुछ फॉलो अप आएगा टू सी वेदर और नॉट एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स वर एक्चुअली रियलाइज्ड, कि क्या जो हमने एक्सपेक्टेशंस लगाई थी, क्या लगाई थी हमने, एक्सपेक्टेशंस लगाई थी, क्या वो फुलफिल हो गई कंप्लीटली, क्या वो फुलफिल होनी थी, यानी इज दैट बी फुलफिल्ड कंप्लीटली फुलफिल हो गई हैं। तो कंप्लीटली टू सी वेदर और नॉट एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स वर रियलाइज्ड, एक्चुअली रियलाइज्ड, कि क्या एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स एक्चुअली रियलाइज हो चुके हैं। सो दैट व्हाट वी नोन एज पोस्ट ऑडिट इज अ फॉलो अप after the project has been completed to see whether not expected results were actually realized or not, कि expected result realize हुए हैं या नहीं हुए, या उन्हें realize होना है।
द मैथमेटिक्स ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की मैथमेटिक्स क्या है, किस तरह से इंटरेस्ट काउंट होता है, क्या क्या चीजें होती हैं जो इंटरेस्ट में काउंट करती हैं, दैट वी आर गोइंग टू सी कि हमें क्या क्या चीजों का ख्याल रखना है। द डॉलर रिसीव्ड टुडे इज वर्थ मोर देन डॉलर रिसीव्ड a year from now because you can put it in a bank today and have more than dollar a year from now। यानी कि आप क्या है कि डॉलर जो आज रिसीव हो रहा है that have more worth as compared to dollar received tomorrow because you can put in the bank today and have more than dollar a year from now। यानी कि more than dollar a year from now आपको पता लग जाएगा कि people start putting it into a banks, यानी कि बैंक में पुट कर देते हैं, यानी बैंक में उसे नोट को क्लियर कर देते हैं। The mathematics of interest है an example। अब देखें, assume a bank pays 8% interest on 100 deposit made today, how much will the $100 be worth in 1 year, कि कितनी वर्थ रह जाएगी। तो अब मैं क्या करूंगा, ये फार्मूला दिया हुआ है, प्रेजेंट वैल्यू कितनी है 100 है, बिकॉज वो आज की वैल्यू है ना, 1 + 0.08 इज देयर होल पावर n कितना है यहाँ पे। अब देखें यहाँ पे क्या है, इन 1 year, दैट मीन्स इट्स ऑन V1। तो यहाँ पे क्या आ गया 100.08 1.08 into 1, तो दैट मीन्स के 100 into that is 0.08, that we got the answer, हमें आंसर इजीली मिल जाएगा, ठीक है ना। so that means we can easily find an answer by this one, कि हम लोग यहाँ पे इजीली मिल जाएगा 1.08 कितना है, तो that means we can easily identify कि आ रहा है 1,08,000, कितना आ रहा है ये 1,08,000 हमारे सामने नजर आ रहा है। तो you can see that अब 100 पॉइंट, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 108 आ रहा है, बल्कि कितना आ रहा है यहाँ पे 108.00 इज आवर आंसर। सो दैट्स द रोल ऑफ इंटरेस्ट, कि इंटरेस्ट आपको आज की वैल्यूज और कल की वैल्यूज दोनों को आपस में क्या करता है, इक्वेट करता है, दोनों को आपस में मैनेज कर रहा होता है, दोनों को आपस में मैनेज करके दिखा रहा होता है किस किस तरह से हमारे पास आ रही हैं वैल्यूज। सो दैट्स हाउ इट इज आल्सो बीइंग नोन एज अ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी की कॉन्सेप्ट है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी से देखता है, दैट मींस इट्स 108.00, कितना है ये 108.00 है, यानी दैट इज 100 and 108.00। What if the 108 was left in a bank for a second year? How much would the original 100 worth at the end of second year? तो second year के आखिर में उसकी वर्थ कितनी होगी, अगेन 108 1 प्लस r की पावर 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर, क्या आ जाएगा हमारे पास, दैट इज बीइंग आर आंसर, कि ये हमारे पास आंसर एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, एन एग्जांपल है, दैट इज 108 है, दैट मींस यहां पे भी आ सकता है, दैट मींस कि 116.64 116.64 इज आवर आंसर, कि ये हमारा आंसर निर्णय कर रहा है, दैट इज 116.64, दैट इज बीइंग नोन एज आवर आंसर। द इंटरेस्ट दैट इज पेड इन द सेकंड ईयर, the interest that is paid in second year on the interest earned in the first year is known as compound interest। यानी interest over an interest is known as compound interest। क्या है वो, compound interest है, यानी interest over an interest is known to be as a compound interest, कि ये हमारा compound interest की तरह ही behave करता है, यानी उसी तरह ही ये work कर रहा होता है, because उसमें भी यही होता है कि when interest is being reinvested over the next period, that means we are talking now earning the interest over an interest, कि interest over an interest ही हम account for कर रहे हैं, ताकि हमारे सामने नजर आए कि हमारे पास interest over an interest कैसे होता है और किस तरह से perform होता है। Now computation of present value, कि present value को किस तरह से compute करना है और किन basis पे compute करना है। An investment can be viewed in two ways, its future value and its present value। यानी present क्या हो गया, आज की at time 0, at time t किसके इक्वल है, ये टाइम t के इक्वल है, यानी कि at time 0 का मतलब present value and any other time in future period is known as future value। यानी किसी भी टाइम पे आप future value पे निकाल लें तो that is known as future value। Let's look at the situation where the future value is known and the present value is unknown। क्योंकि एक सिनेरियो देखते हैं कि जिसमें present value known होगी, फ्यूचर वैल्यू नोन इज नोन बट प्रेजेंट वैल्यू इज अननोन, कि प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, वो अननोन एग्जिस्ट कर रही होगी, उसमें कोई भी नोननेस नहीं आ रही होती। प्रेजेंट वैल्यू एन एग्जांपल, इफ द बॉन्ड विल पे $100 a year in 2 years, what is the present value of $100 if an investor can earn to return 12% of on investment। अब यहां दोबारा पढ़िएगा, if a bond will pay $100 in 2 years, what is the present value of $100 if an investor can earn the return of 12% on investment। ये कितना earn आ रहा हो, that is 12% of investment, तो कि जितना भी 12% of investment है वो इसमें नजर आ रहा हो।
So that means if the bond will pay $100 in 2 years, what is the present value of $100 if an investor can earn return of 12% on investment? कि 12% रिटर्न earn करना है तो what would be the overall values, यानी कितनी earnings होनी चाहिए? तो यहाँ पे क्या है, P equals to Fn into over 1 plus R की power n. So that means कि हमने यहाँ पे क्या किया, 100 यहाँ आ गया, 1.12 यहाँ आ गया, that means 79.72. This is called known as discounting. ये क्या है हमारे पास, discounting है, यानी ये exact discounting है, यानी इसी को कहा जाता है कि ये discounting terms हैं, या discounting में ये terms लिखी जाती हैं या उन्हीं की बेस पे ये identify की जाती हैं, ठीक है ना. We have discounted the $100 to its present value, that is 79.72. यानी कितनी वैल्यू पे ले आए उसे, 79.72, यानी $100 को हमने डिस्काउंट किया और कितने पे पहुंचा दिए, 79.72. The interest rate used to find the present value is called discount rate. यानी वो इंटरेस्ट रेट जिससे हम लोग यूज करके प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर रहे हैं उसे हम कहते हैं that is known to be as a discount rate. उसे क्या कहते हैं हम, that is discount rate, यानी वो डिस्काउंट रेट की तरह ही वर्क कर रही होती है, जैसे भी डिस्काउंट रेट है उसी की तरह वो आइडेंटिफाई हो रही होती है. प्रेजेंट वैल्यू इन एग्जांपल, अब देखें प्रेजेंट वैल्यू की एग्जांपल देखते हैं. लेट्स वेरीफाई दैट इफ वी पुट 79.72 इन अ बैंक टुडे एट 12% इंटरेस्ट, देन इट वुड ग्रो एट $100 एट द एंड ऑफ 2 years. यानी कि वो कितना करेगा, $100 एट द एंड ऑफ 2 years. दैट मीन्स इट वुड ग्रो, कि यानी कि $100 भी है एट द एंड ऑफ द 2 years, यानी एट द एंड ऑफ द 2 years, यानी कि 2 years के एंड में जितना भी आया, ठीक है. ईयर 1 एंड ईयर 2 पे आते हैं. बिगनिंग बैलेंस 79.72, 89.29 है, दैट इज इंटरेस्ट 12%, दैट इज 9.57, एंड 89.29 दैट इज फॉर ईयर 1, एंड एंडिंग बैलेंस कितना है, 100,000. क्या है हमारे पास, 100,000 है. इफ 79.72 is to put the bank today and earns 12%, it will worth 100 in 2 years. यानी अगर अभी हम लोग 79.72 पुट कर दे बैंक में और 12% उस पर रिटर्न मिलना चाहे तो आफ्टर 2 years जो है उस पर पूरी वैल्यू क्या होगी, $100 की वर्थ की ही होगी. क्या होगी वो, $100 की वर्थ की ही होगी, यानी उसी के हिसाब से हमने इसकी वैल्यूएशंस करनी है, उसी के हिसाब से वैल्यूएशंस आइडेंटिफाई करनी है. प्रेजेंट वैल्यू एन एग्जांपल, अब प्रेजेंट वैल्यू की एग्जांपल ले रहे हैं. अब यहाँ पे देखें तो ये क्या है, प्रेजेंट वैल्यू टेबल है. ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है, दैट इज नोन टू बी एज अ प्रेजेंट वैल्यू टेबल. कि ये हमारे पास क्या चीज एग्जिस्ट कर रही है, प्रेजेंट वैल्यू का टेबल है. अब यहाँ पे क्या है, ये देखें ये जो वैल्यू है, दैट हाउ इट वुड बी फाइंड, दैट इज 1/1 प्लस आई की पावर n. क्या है हमारे पास, 1/1 प्लस आई की पावर n. की आई की पावर n कितना है, तो आई कहां से लेंगे, दैट इज फ्रॉम दिस साइड ऑफ टेबल, और n किधर लेंगे, दैट इज फ्रॉम दिस साइड ऑफ लेबर. सो when we talk about के present value में क्या आते हैं, तो these are known as the present value table. ये क्या कहलाता है, present value table कहलाता है. तो that is from here we can identify that it's of a 0.797. कितने का है वो, 0.797. हटाओ, you can calculate it by yourself. आप इसे अपने तौर पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, because you know this formula. क्या है ये, 1/1 plus i की पावर n. You can easily find कि जब भी हो तो you can easily get it, and ओवरऑल यहाँ पे कैलकुलेशंस कंप्लीट हो जाती. द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ $1 फॉर 2 पीरियड एट 12%, यानी कितना वो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर गया है ऑफ $1 फॉर 2 periods एंड 3 books, यानी कि 2 periods एंड 2 periods एट 12% आ गए, ठीक है ना. प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स में $10 एंड 2 periods एट 12%, कितना आ रहा है, 2 periods एट 12%. Now there exists a quick check. How much would you have to put in a bank today to have a $100 at the end of 5 years if the interest rate is 12%? तो 12% है तो हमें कितना, हमें इसमें वैल्यूज निकालनी चाहिए. यानी how much would you have to put in a bank today, कितना पुट करना चाहते हैं बैंक में. तो यहाँ पे आ रहा है 62. किस तरह, 100 into 0.621 equals to 62.10. क्या आएगा, 62.10 हमारे पास आएगा. दैट इज 100 into 0.621 equals to 62. क्या है ये हमारे पास, किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल्स टू 62, ताकि हमारे पास पता हो कि हमारे पास 62 पे क्या वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं. एन इन्वेस्टमेंट दैट इन्वॉल्व सीरीज ऑफ आइडेंटिकल कैश फ्लो एट द एंड ऑफ पीरियड इज नोन एज एनविटी. क्या कहते हैं उसे हम, एनविटी कहते हैं. क्या कहते हैं उसे हम, दैट इज व्हाट वी नोन एज एनविटी. के वो हमारे लिए क्या चीज है, एनविटी का के लिए है, यानी एनविटी इसमें आइडेंटिफाई होती है, ठीक है. तो 100 100 100 100 दैट मींस दे आर ऑन द एनविटी, एंड आल्सो यू कैन से दैट ओवरऑल वैल्यूज किस तरह हम लोगों की मूव कर रही हैं.
नाउ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सीरीज ऑफ कैश फ्लोज, यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सीरीज ऑफ कैश फ्लोज हमने कैसे आइडेंटिफाई करनी? एन एग्जांपल you can easily get it. Lacine Corporation purchased a tract of a land in which 60,000 payment will be due each year for the next 5 years. What is the present value of this team or present cash payment when the discount rate is 12%? कि जब हमारे पास क्या हो, discount rate क्या हो, हमारे पास 12% हो. तो what is the present value of this stream? यानी क्या है present value this stream की है? Of cash payment when the discount rate is 12%. Discount rate कितना है? That is of 12%. कि जो भी है तो that means कि what is the present value of this stream? के मतलब क्या इस जॉनर में हमें क्या present value आई है? Cash payment when the discount rate is 12%. क्योंकि ये हमारे पास क्या है? Discount rate क्या है? That is being 12%. Now the present value of series of cash flows. Present value of series of cash flows हम कैसे निकाल रहे हैं? You can see that. Period लिख दिए यहाँ पे 10% पे है, 12% पे है, 14% पे है. Means each and every देख लें कि हमारे पास फुल प्रिपरेशन में आई है. वी कुड सॉल्व द प्रॉब्लम लाइक दिस, यानी कि हम लोग फॉर्म प्रॉब्लम सॉल्व करने की करेंगे. दैट मीन्स 10% देयर एग्जिस्टेंस एंड 20% इज देयर एग्जिस्टेंस. तो 10% क्या है? 0.99, 1.7, 2.3, 3.4 एंड 3.761. एंड द सेम इज द केस विद द मिल्क 1, 2, 6, 43, 38. एंड फर्दर अगर मैं दोबारा मूव करूं पीरियड की तरफ, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश सीरीज आ रही है. वी कुड सॉल्व इट. तो यहाँ पे हम इजीली यहाँ पे कैलकुलेट जो हो रही है दैट इज हैज अ हायर पावर, बिकॉज आपको पूरा टेबल बनाना होता है बेस्ड ऑन दैट सिंगल फार्मूला. कि फार्मूला छोड़ के आपने हर चीज के ऊपर आपने टेबल बनाना पड़ता है. सो दैट मीन 60,000 इंटू 3.065 दैट इज 614,300. कितना है ये? 614,300. Now the quick check is there. Quick check, if the interest rate is 14%, how much would you have to put in a bank today so as to be able to withdraw $100 at the end of each of the next 5 years? Next 5 years के लिए हमने इसमें क्या चीज आइडेंटिफाई हो रही? तो फर्स्ट ऑफ ऑल 100 into 3.43 is equal to 343, यानी 100 है और उसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3.433 इक्वल्स टू $343.30. किसके इक्वल है? $343.30. ये हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है. अगेन द सर्कल वुड बी थोड़ा बिट लॉन्गर वन, इट्स अबव साइड, यानी ये वाला साइड है हमारे पास. इट्स नॉट बीइंग देयर, ये हमारे पास नहीं है. दैट साइड इज एबल्ड. So the 100 into 3.433 equals to 343.30. क्या है वो? 343.30 के जितना भी हमारे पास एफर्ट्स आ रही हैं that is of the 343.30. Simplifying assumption, taxable income equals to net income as computed for financial report. यानी कि taxable income equal होगी किसके? ओवरऑल बिरयानी को, और equals net आ गया income as computed for and the financial support. So these all are the assumptions behind the simplifying a simple rate of return. कि ये हमारे पास assumptions है for simplifying rate of return. कि जो simplifying rate of return है that means कि यहाँ पे आप easily identify कर सकते हैं कि taxable income equals to the income that are contributed, यानी income कौन कौन सी जो contribute होनी है, and क्या नाम है? अगेन द टैक्स रेट इज द फ्लैट परसेंटेज ऑफ टैक्सेबल इनकम. क्या है वो? टैक्स रेट इज द फ्लैट परसेंटेज ऑफ टैक्सेबल इनकम. की जितनी भी टैक्सेबल इनकम है उसकी एक फ्लैट परसेंटेज वहां पे हो. कॉन्सेप्ट ऑफ आफ्टर टैक्स कॉस्ट. क्या आफ्टर टैक्स कॉस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ आफ्टर टैक्स कॉस्ट, एन एक्सपेंडिचर नेट ऑफ इट्स अफेक्ट्स द नोन एज आफ्टर टैक्स कॉस्ट. ये एक एक्सपेंडिचर है जिसकी वजह से आफ्टर टैक्स कॉस्ट पे इफेक्ट पड़ता है. हियर इज द क्वेश्चन फॉर डिटरमिनिंग द आफ्टर टैक्स टॉक्स. यानी कि हमने क्या करना है? क्वेश्चन रेज करना है फॉर डिटरमिनिंग आफ्टर टैक्स कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ एनी टैक्स डिडक्शन और कैश एक्सपेंसेस. सो तो दैट मीन्स के क्या करना है हमने कि यहाँ पे डिटरमिनिंग मिनिमाइजिंग द इफेक्ट ऑफ टास्क कॉस्ट ऑफ एनी अदर कॉस्ट deductible cash expense is overall. You can see that there exists a after tax effect. तो after tax cash inflows क्या होंगे? 1 minus tax rate, tax deductible cost expenses. के tax deductible cost expense into 1 minus tax rate किसके इक्वल है? 1 minus tax rate के इक्वल है for deduction, यानी tax deductible for the cash और expenses. के cash और expenses हम ये जो overall है वो हम डिडक्ट कर सकते हैं.
Now, after tax cost example, assume a company with 30% tax rate in contemplating investing in training program that will cost 60,000. कितना exist that is of 60,000. We can use this equation to determine whether the after tax cost of training program is 42,000. क्या वो वाकई में जो after tax training program है वो 42,000 पे is on for $42,000. After tax cost net cash flow कहती है 1 minus tax rate into tax deductible cash expense कि क्या कह रहा है वो tax deductible cash expense. So 42,000 है यहाँ पे after tax 1 minus 30 that is 0.30 minus 0.30 equals to 60,000 किसके इक्वल है वो that is being 60,000 किसके इक्वल जा रहा है वो 60,000 के इक्वल पे मूव कर रहा है. The answers can be determined by calculating the taxable income and income tax two method alternative without the training program and with the training program. कि यहाँ पे एक इवेंट स्टडी की गई जो क्या करेगा without the training program और with the training program in both cases को वो आइडेंटिफाई करेगा और कैसे आइडेंटिफाई करेगा that we are going to see कि क्या क्या चीजें हमें रिक्वायर्ड होंगी. तो आफ्टर टैक्स कॉस्ट एग्जांपल the answer can also be determined by calculating the taxable income and income tax for two alternatives. यानी कि इनकम टैक्स कितना है for two alternative यानी कि two alternatives हैं. The answer can also be determined by calculating the taxable income कितनी taxable income है and income tax for two alternative without the training program and with the training program. यानी कि आपने further divide कर दिया किसको overall training program को income का तो ताकि हमें पता लगे विद ट्रेनिंग प्रोग्राम और विदाउट ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या डिफरेंस है और किस तरह से आइडेंटिफाई होता है यानी हाउ दैट आर गोइंग टू बी आइडेंटिफाइड. ठीक है. द आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम इज सेम एज $42,000 यानी ये कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो सेम है इन द ओवरऑल यू कैन से दैट इज द सेम आफ्टर द मेकिंग ऑफ केक. So that is what after tax cost of training program is the same यानी कि training program same है that is $42,000. After tax cost example the amount of net cash inflow next cash flow after tax benefit आ रहे हैं 1 minus tax rate into a taxable cash receipt. क्या आ रही है यहाँ पे taxable cash receipt. The amount of net cash inflow from a taxable cash receipt after income tax effect has been considered as a known as after tax benefit. क्या किसके नाम से मशहूर है that is after tax benefit के नाम से मशहूर है. किस नाम से after tax benefit के नाम से मशहूर है जिसके ऊपर ही यहाँ पे वैल्यूएशंस की जा रही हैं. Depreciation tax shield. While depreciation is not a cash flow, but it does affect the income tax that must be paid and therefore have an indirect effect on the company's cash flow. यानी कि उसके ऊपर indirect effect आता है किसका company cash flow का कुछ taxes हैं that must be paid and therefore has been indirect effect on the कंपनीज कैश फ्लो यानी इनडायरेक्ट इफेक्ट क्या है वो हमारे पास कंपनी कैश फ्लो में नजर आ रहा है कि इनडायरेक्ट इफेक्ट कौन सा है यानी कैश फ्लो व्हाइल डिप्रिसिएशन इनटू कैश फ्लो इट डज नॉट अफेक्ट द टैक्सेस दैट मस्ट बी पेड एंड देयरफॉर हैज एन इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑन द कंपनीज कैश फ्लो यानी इनडायरेक्ट इफेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है फॉर द कंपनीज कैश फ्लो. The tax saving from a depreciation tax lease that is tax rate into depreciation. Direct answer. That is tax rate into depreciation. क्या चीज है ये? Tax rate into depreciation. Depreciation tax yield N. Assume a company has an annual cash sale and annual cash operating expense of $500,000 and $310,000 respectively. A depreciation asset will not recover. That means that it wouldn't be recovered. That is उसे हम लोग रिकवर नहीं करते. डेप्रिसिएबल एसेट को कभी भी रिकवर नहीं हो सकता. ठीक है ना. तो टैक्स सेविंग फ्रॉम द डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड दैट इज टैक्स रेट इनटू डिप्रेशन. So that means कि that is known as your tax saving on the depreciation and tax shield. That is your overall indirect savings and with the tax shield. Depreciation tax shield an example. Assume a company has an annual cash sale and cash operating expense $500,000 and $300,000 respectively, a depreciated asset with no salvage value on which the annual straight line depreciation straight line depreciation expense is
$90,000 एंड 30% टैक्स, यानी $90,000 इस पे एक्सपेंस है एंड 30% टैक्स आर देयर के 30% टैक्स के हिसाब से चल रहा है या आइडेंटिफाई हो रहा है. सो दैट्स हाउ द थिंग्स आर बीइंग आइडेंटिफाइड कि ये चीजें हमें रिक्वायर हो रही है. तो टैक्स सेविंग फ्रॉम डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड कितनी है जी, दैट इज ऑफ 27,000. यहाँ पे टैक्स रेट दैट इज 0.30 एंड 0.90. क्या चीज है यहाँ पे, दैट इज 0.3 एंड 90,000. कितना है वो, 0.3 एंड 90,000, दैट इज 27,000. क्या चीज है वो, दैट इज 27,000. सो द डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड इज 27,000. कितनी है हमारे पास टैक्स शील्ड, दैट इज ऑफ 27,000. कितनी है, 27,000. तो ये हमारे पास आ गई, दैट इज नोन एज आर डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड. क्या चीज है ये हमारे पास, डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड. डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड एग्जांपल, आंसर कैन आल्सो बी डिटरमिन्ड बाय कैलकुलेटिंग द टैक्सेबल इनकम टैक्स फॉर द टू अल्टरनेटिव. यानी अब क्या किया हमने, एक अल्टरनेटिव के बजाय कितने अल्टरनेटिव में डिवाइड कर दिया, दैट इज ऑन द टू अल्टरनेटिव विदाउट द डेप्रिसिएशन डिडक्शन एंड विद द डेप्रिसिएशन डिडक्शंस. कि विदाउट डेप्रिसिएशन डिडक्शन क्या होगा और विद डेप्रिसिएशन डिडक्शंस क्या वैल्यूज होंगी ऑफ द आंसर, क्या नाम है उसे, मोबाइल में. यानी कि आप टैक्सेबल इनकम भी बात करें, इनकम टैक्स फॉर टू अल्टरनेटिव भी बात कर रहे हैं, और विदाउट द डेप्रिसिएशन डिडक्शन एंड विद द डेप्रिसिएशन, यानी कि हम कहेंगे विदाउट द डेप्रिसिएशन डिडक्शन एंड विद द डिडक्शन. यानी कि अगर डिडक्शन है तब भी और विदाउट द डिडक्शंस, हमारे पास हर सूरत में दो अल्टरनेटिव अवेलेबल हैं, दो अल्टरनेटिव हमारे पास अवेलेबल है. तो डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड इज द सेम एज 27,000. किसकी इक्वल है वो, दैट इज बीइंग ऑफ 27,000. कि 27,000 का इस तरह का हमारे पास डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड आई है. क्या आई है हमारे पास, डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड आई है. हॉलैंड कंपनी है, हॉलैंड कंपनी की एग्जांपल देखते हैं, दैट इज अ वेरी गुड एग्जांपल, आप लोग एंजॉय करेंगे इसे. हॉलैंड कंपनी ओन्स अ मिनरल राइट्स टू अ लैंड. यानी कि क्या करता है वो, मिनरल राइट्स टू एंड दैट हैज अ डिपॉजिट ऑफ ओर. यानी मिनरल राइट्स टू द लैंड है दैट हैज डिपॉजिट ऑफ ओर्स, यानी उसके पास क्या चाहिए, डिपॉजिट ऑफ ओर्स है. द कंपनी इज डिसाइडिंग वेदर टू परचेज इक्विपमेंट एंड ओपन a mine on the property, यानी कि open a mine on the property, यानी कि wholly owns the mineral rights of to the land and has its deposit of ores. The company is deciding whether to purchase equipment or open mine on property. यानी कि क्या करें हम, open करें mine on property. The mine would be depleted, यानी mine क्या किया जाएगा, deplete भी की जाएगी, and closed in 3 years and the equipment will be sold in its यानी इक्विपमेंट्स होंगे दैट वुड बी सोल्ड फॉर इट्स सेल्वेज वैल्यू. किस पे सोल्ड हो रहे होंगे, दैट इज फॉर द सेल्वेज वैल्यू. तो मोर इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड ऑन द वेरी बॉटम नेक्स्ट स्लाइड में है, दैट इज कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट कितना है जी, 300,000. कितना है हमारे पास कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, दैट इज 300,000. वर्किंग कैपिटल 75,000. कितना है वर्किंग कैपिटल, दैट इज 75,000. यानी 75,000 जितना हमारे पास क्या चीज आ रही है, दैट इज बीइंग वर्किंग कैपिटल. ये हमारे पास आ रही है 75,000. एस्टिमेटेड एनुअल एक्सपेंसेस ऑफ माइनिंग ओर्स, कॉस्ट ऑफ रोड एंड रिपेयर needed in 6 years and salvage value of 10 years. After tax cost of capital is 12%. After tax cost of capital कितना है उसका 12% और tax rate कितना है, that is 30%. तो cost of capital कितना है 12% और tax rate कितना है, that is 30%. तो डेफिनेटली दोनों को मिलाएं तो 42% तो पड़ रहा है. तो दैट मीन्स एनीथिंग अबव देन 42% इज एक्सेप्टेबल. एनीथिंग अबव देन 42% इज एक्सेप्टेबल फ्रॉम जयहो. तो दैट मीन्स के आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कितना है, दैट इज 12% है, और टैक्स रेट कितना है, दैट इज 30% है. यानी कितना है, आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 12% एंड टैक्स रेट कितना है, दैट इज 30%. कितना है, ये 30% है. अब यहां पे एक और चीज भी गौर से देखें. अब ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट है. वर्किंग कैपिटल नीडेड भी हमने ऐड किया. एनुअल कैश रिसीट्स ऑन सेल्स, दैट इज पॉजिटिव. एनुअल एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस, दैट इज नेगेटिव. कॉस्ट ऑफ रोड रिपेयर, दैट इज ऑल्सो बीइंग नेगेटिव. एंड सेल्वेज वैल्यू, ये दैट इज ऑल्सो बीइंग पॉजिटिव. ये क्या हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज पे जनरेट हुआ है, यानी पॉजिटिव वैल्यूज इसमें आइडेंटिफाई होंगी. तो आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना निकला, दैट इज 12% और टैक्स रेट इज 30%. सो स्टेप 1 क्या चीज आई है, स्टेप 1 आइए, कंप्यूट द नेट एनुअल कैश रिसीट फ्रॉम ऑपरेटिंग द माइन. यानी कि पहले क्या निकालना है, एनुअल कैश रिसीट्स कितनी आई हैं फॉर ऑपरेटिंग द माइन, कि एक माइन को ऑपरेट करने के लिए एनुअल कैश रिसीट्स कितनी आ रही हैं. कैश रिसीट्स फ्रॉम ओर सेल कितनी आ रही, 250,000 लेस एक्सपेंसेस ऑफ माइनिंग ओर्स. माइनिंग ओर्स को माइनस किया,
तो नेट कैश रिसीट्स आ गई, क्या चीज आ गई हमारे पास, नेट कैश रिसीट्स आ गई हमारे पास, दैट कैश रिसीट्स फ्रॉम ओर सेल लेस कैश एक्सपेंसेस फॉर माइनिंग ओर्स, यानी कि माइनिंग की है हमने ओर्स की, तो दैट इज 170,000, और नेट कैश रिसीट्स कितनी आ रही है, दैट इज इक्वल्स टू 80,000, कितनी आ रही है हमारे पास, दैट इज इक्वल्स टू 80,000 आ रही है। तो दैट मींस कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने किसकी बात करनी है, कैश रिसीट्स की, सबसे पहले किसकी बात की है, कैश रिसीट्स की एग्जाम की बात की गई कि कैश रिसीट्स में क्या क्या होना है और किस तरह से परफॉर्म होना है। तो कैश रिसीट्स फ्रॉम ओर सेल लेस कैश एक्सपेंस फॉर माइनिंग ओर्स, कि माइनिंग ओर्स में कैश एक्सपेंस कैसे हो रहा है, तो नेट कैश रिसीट्स कितना है, दैट इज 80,000। स्टेप 2, आइडेंटिफाई ऑल रेलिवेंट कॉस्ट एज शोन, कि जितनी भी रेलिवेंट कॉस्ट है सारी की सारी शो करनी है, जितनी रेलिवेंट कॉस्ट एग्जिस्ट करती हैं यू हैव टू थिंक ऑफ इट ईच एंड एवरी वन, कि हर एक को आपने देखना है और हर एक की आपने कॉस्ट के बारे में देखना है, ठीक है ना। तो यहां पे आप देखें तो कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विपमेंट कितना है, 300,000 है, वर्किंग कैपिटल नीडेड कितना है, 75,000 है, नेट एनुअल कैश रिसीट्स कितनी है, 80,000 है, रोड रिपेयर 40,000 है, एनुअल डेप्रिसिएशन रिडक्शन कितना है, 30,000 है, एंड सेल्वेज वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट कितना है, दैट इज ऑफ 100,000, कितना है, दैट इज ऑफ 100,000, और रिलीज ऑफ वर्किंग कैपिटल कितना है, दैट इज 75,000, कितना है वो, 75,000 एग्जिस्ट कर रहा है। तो देन नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस थिंग, यानी हमने इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो ये चीजें हमारे पास सारी चीजें, ये चीजें इन्वॉल्व होती हैं, ये चीजों भी आगे जाके कम्युलेट होकर आपके पास एक्चुअल रिजल्ट्स डेवलप करती हैं। तो आगे देखें, तो यहां पे अब हमने हर चीज को क्या किया, यहां हमने मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, हम क्या करते जा रहे हैं, हर एक को। अब टैक्स इफेक्ट है तो अमाउंट ये आ रही है 1 into 2, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो दैट मींस हमारे पास 131 माइनस 0.30, अब यहां क्या करें, 1 माइनस 0.30, 1 माइनस 0.30 आ गया, एंड 1 माइनस 0.30। अब 1 माइनस 0.30 का मतलब है हम उसमें से टैक्स डिडक्ट करने के बाद वैल्यू निकाल रहे हैं, और 0.30 का मतलब है कि जो हमें टैक्स शील्ड का बेनिफिट मिल रहा है, क्या मिल रहा है हमें, टैक्स शील्ड का जो बेनिफिट निकल रहा है उसको हम लोग 0.3 डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और जो बेनिफिट नहीं मिल रहा उसको हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, यानी उसे हम लोग डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर रहे। तो आफ्टर टैक्स कैश फ्लोज कितने आ रहे हैं, दैट इज 35, 75,000 ये सेम रहेगा, 56, 28 आएगा, यहाँ पे 9,000 आएगा, दैट इज 70,000, एंड देन 75,000, यानी ईच एंड एवरीथिंग वी हैव टू आइडेंटिफाई कि ये चीजें हमारे पास इन्वॉल्व हो रही हैं। देखें स्टेप 3 कहता भी क्या, ट्रांसलेट द रेलेवेंट कैश फ्लो टू आफ्टर टैक्स कैश फ्लो एज शोन, कि रेलेवेंट कैश फ्लो को क्या बना दो, आफ्टर टैक्स कैश फ्लो बना दो, क्या बना दो उसे, आफ्टर टैक्स कैश फ्लो बना दो। तो जब भी आफ्टर टैक्स कैश फ्लो की बात आएगी तो दैट मींस कि वी हैव टू सी कि आफ्टर टैक्स कैश फ्लो क्या है और किस तरह से वर्क करेंगे। तो यहां पे क्या है, टैक्स इफेक्ट क्या है, यहाँ 0 आ गया, यहां भी 0 आ गया। ये क्या है हमारे पास, नेट एनुअल रिसीट जिसपे टैक्स लगता है, तो इसका मतलब हमने क्या किया, 1 माइनस टी, तो यानी 0.7 से हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया। रोड रिपेयर्स, अब ये अगर हमारे पास एक्सपेंस है तो ये हमारा अगर ये एक्सपेंस हो रहा है तो हमारी इनकम रिड्यूस करेगा, जिससे हमें टैक्स बेनिफिट आएगा। तो इसे हम डायरेक्ट, जब बेनिफिट है तो हम क्या करेंगे, 0.30 से डायरेक्ट हम लोग इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे, हमें डायरेक्ट इसे मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमारे पास एक्चुअल वैल्यू सामने नजर आए। एनुअल डेप्रिसिएशन डिडक्शंस आती हैं, एनुअल डेप्रिसिएशन डिडक्शंस है कि डेप्रिसिएशन की डिडक्शंस है, तो ये हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, इसे 0.3 से, बिकॉज इट्स अगेन बीइंग द एक्सपेंस, ये क्या चीज है हमारे पास, ये हमारा एक्सपेंस है, और एक्सपेंस को ही हम लोग आगे देख के फर्दर मूव कर रहे हैं, यानी फर्दर आगे देख रहे हैं। और रिलीज ऑफ वर्किंग कैपिटल कब होना है, रिलीज ऑफ वर्किंग कैपिटल दैट इज ऑन द 75,000, कब होना है, 75,000 ही यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, यानी 75,000 ही सामने नजर आ रहा है। तो दैट मीन 001 माइनस टी, इसका मतलब क्या होता है, 1 माइनस टी। द सेम इज द केस, ये भी क्या है, 1 माइनस टी, ये क्या चीज आ गई है, 1 माइनस टी आ गई है। एंड दिस वन इज ओनली टी, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास टैक्स शील्ड हम लोग क्या निकाल रहे हैं, बेनिफिट निकाल रहे हैं। तो जब हम लोग टैक्स शील्ड बेनिफिट निकाल रहे हैं दैट मींस दैट इज बीइंग 1 माइनस टी, तो यहाँ पे क्या आ गया, दैट इज बीइंग 0 हमारे पास यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, और 0 के हिसाब से हम आगे फर्दर चल रहे हैं। तो यहाँ पे जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, आफ्टर टैक्स कैश फ्लोज आ गए, ये भी आ गया, ये देखें ये मल्टीप्लाई हुआ, ये आ गया। 1 माइनस टी किया, रोड रिपेयर्स थे, तो यहाँ पे हमारे पास 1 माइनस 0.3 था, तो यहाँ पे हमने कहा 28,000। अच्छा यहाँ पे देखें 1 माइनस 0.3 है, रोड रिपेयर्स आए हैं, तो यहाँ पे हमने कहा कि हमारे पास टैक्सेस आ रहे हैं, तो टैक्सेस कटेंगे तो दैट इज 28,000, दैट इज 9,000, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास एनुअल डेप्रिसिएशन डिडक्शंस हैं। एंड देन देयर इज 70,000 देयर एग्जिस्ट, एंड देन देयर इज 0, यानी जितनी पॉजिटिव है इनफ्लोज हैं उनको आप सीधा
किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस टी से, और जो वहां से एक्सपेंसेस हो रहे हैं यानी मेजर रिपेयर्स हो रही है या कोई भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं उनको आप डायरेक्ट क्या करेंगे 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.3 से आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे। आगे देखते हैं। नाउ वी हैव कंप्लीटेड विद इट। अब यहां पे देखें तो क्या बन गए, यहां पे हमारे पास फैक्टर्स आ गए। क्या चीज आ गई हमारे पास, फैक्टर्स हमारे पास जनरेट हो रहे हैं कि ये हमारे पास फैक्टर, तो फैक्टर आ गए। तो ये क्या था, एट टाइम 0 था, तो ये भी एट टाइम 0 पे था, तो यहाँ पे भी 0 आ गया, और यहाँ पे भी इसीलिए 1 आ रहा है, और यहाँ पे भी 1 आ रहा है। तो 1 हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था, फार्मूला वही लग रहा है ये वाला 1/1 प्लस आई की पावर n। तो जारी बात है 1/1 प्लस आई की पावर 0 हो जाएगी, तो जारी बात है 1/1, तो दैट इज इक्वल्स टू 1। किसके इक्वल हो गया, ये इक्वल्स टू 1 हो गया, कि 1 के इक्वल कितना आ रहा है, कितना एग्जिस्ट कर रहा है, यानी ये इक्वल्स टू 1 आ गया, बिकॉज दैट इज एट टाइम 0। किसके इक्वल है ये, दैट इज एट टाइम 0 हो गया, एट टाइम 0 हमारे पास ये वैल्यूज आ रही हैं। देन उसके बाद देखें तो 1:10 80,000 की रिसीट्स हैं, तो 80,000 की रिसीट्स हमने 56,000 आ गया। अब हम लोग इसकी क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यूज आइडेंटिफाई करेंगे, यानी इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो देन वी गॉट दिस मच आंसर, ये हमारे पास आंसर एग्जिस्ट कर रहा था। नेक्स्ट देखें तो रोड रिपेयर्स है, रोड रिपेयर्स 25 है, यहां पे से भी मल्टीप्लाई किया तो हमने कहा जी इतने की रोड रिपेयर्स हुई हैं। एंड देन एनुअल डेप्रिसिएशन 9,000 इंटू 5.65 क्या आ गई, 5.65 आ गई, तो दैट मींस दैट इज आल्सो बीइंग एन इनफ्लो। क्या है ये, इनफ्लो है, दैट इज 50,850। कितना है ये, 50,850 है। और सैलवेज वैल्यू इक्विपमेंट कितना है, दैट इज 1.30, दैट इज 70 इंटू 0.322, क्योंकि वन टाइम है ना, दैट्स अ वन टाइम, तो इसीलिए यहां पे क्या लगेगा, डिस्काउंटिंग लगेगा। क्या लगेगा यहाँ पे, डिस्काउंटिंग लगेगा, दैट इज 0.322, दैट इज 22,540। कितना बन रहा है यहाँ पे, 22,540 हमारे पास आ रहा है। तो रिलीज ऑफ वर्किंग कैपिटल 750,000, दैट इज अगेन किस ईयर में किया जा रहा है, जिस ईयर में हम लोग को वापस आ रहा है, तो दैट 0.322, तो दैट मींस 24,150। कितना आ रहा है हमारे पास, 24,150। जो भी हमारे पास आ रहा है वो दैट इज बेस्ड ऑन दिस 24,150। अब देखिए, अब इनमें से अगर कोई चीज भी मिसिंग होगी तो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई इट बाय अगेन फॉलोइंग द सेम थिंग, कि वहां पे हमने कहा था अनसर्टेन कैश फ्लो में सैलवेज वैल्यू गायब थी। क्या गायब थी हमारे पास, सैलवेज वैल्यू उसमें गायब थी। तो जब हमारे पास सैलवेज वैल्यू गायब थी तो दैट मींस कि हमने यहाँ पे उस तरह ही यहाँ पे भी अनसर्टेन कैश फ्लो को डील करना है, या उसे भी इस तरह से ही हमने हैंडल करना है। तो यहाँ पे हमने देखे, हर चीज को देखा, कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विपमेंट देखा, वर्किंग कैपिटल नीडेड, नेट कैश फ्लो, रोड रिपेयर्स, एनुअल डेप्रिसिएशन डिडक्शंस, सैलवेज वैल्यू सपोज ये नहीं होती तो तब क्या करते हैं, एंड रिलीज ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, कि हमने रिलीज ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को भी आइडेंटिफाई करना है कि इसमें हमारे पास क्या क्या वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है फॉर द रिलीज, के रिलीज किस तरह से और कैसे आइडेंटिफाई होना है। So that's the end of our chapter lecture number 31 and also being the chapter number 21, that is the last chapter of our course। हमने ये last chapter था कोर्स का जो हमने इंशाल्लाह कंप्लीट बड़े अच्छी तरह कर लिया। In the next lecture, that would be the last lecture of this course, we are going to revise most of the course। जो बहुत इंपॉर्टेंट थे वो से हम लोग दोबारा रिवीजन देंगे, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, जो डिफरेंट थे, उनको हम लोग एक दफा और रिवीजन प्रोवाइड करेंगे, उसे रिवाइज करेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। बहरहाल आज हमने क्या क्या देखा, हमने देखा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, पेबैक पीरियड काउंट किया कि पेबैक पीरियड किस तरह कैलकुलेट करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। उसको आइडेंटिफाई करने के बाद हमने देखा कि हमने उसमें इवन होता है, एक होता है अनइवन कैश फ्लो, तो उनको कैसे डील करते हैं। इवन भी देख लिया, अनइवन भी देख लिया, तो दैट मींस हमने दोनों चीजें आइडेंटिफाई करी। देन वी आइडेंटिफाइड द सिंपल रेट ऑफ रिटर्न, कि सिंपल रेट ऑफ रिटर्न हमने कैसे कैलकुलेट करना है और किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, दैट इज नोन एज सिंपल रेट ऑफ रिटर्न। उसको भी हमने देखा कि कैसे कैलकुलेट करना है। तो कैश फ्लोज ऊपर थी, इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड नीचे थी। अगेन कुछ ड्रॉबैक्स भी इन दोनों मेथड के एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी जैसा था और साथ ही फ्यूचर के कैश फ्लोज के रिलेटेड भी था। उसमें हमने वो चीजें देखी। फिर हमने आगे देखा कि हमारे पास क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं इन टर्म्स ऑफ योर वैल्यूएशंस, के वैल्यूएशंस कैसे कैसे और किस तरह से परफॉर्म करनी है, यानी वी हैव टू सी ईच एंड एवरी कॉर्नर के हमें पता लगे कैसे। तो हमने उसमें स्टेप्स भी पढ़े, किस तरह नेट प्रेजेंट वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है, किस तरह से नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करती है। इन द लास्ट वी हैव आल्सो कैलकुलेटेड द एनपीवी। सो दैट्स द एंड ऑफ द टुडेज लेक्चर नंबर 31। अल्लाह हाफिज।